नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे उन गद्दारों की जिन्होंने भारत की मिट्टी के साथ गद्दारी की है। आपको पता है, एक के बाद एक कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। उसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम प्रमुख है। ज्योति मल्होत्रा इकलौती नहीं है, लगभग 1 दर्जन के आसपास और लोग हैं। मैं नामों में नहीं जाना चाहता, नाम आप काफ़ी सारे जानते हैं और मैं नामों में इसलिए भी नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं आज के गद्दारों और जासूसों की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं 2010 में प्रकाश में आए एक ऐसे मामले की बात करने जा रहा हूं जिसने पूरे के पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस पर बात करूं, आगे अपनी बात बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे सोशल मीडिया मंच पर जुड़ते रहते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, साथ ही साथ ट्विटर पर। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपको जो कुछ अच्छा लगे मुझे बताएं और क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताएं। कुछ अपने हिसाब से मैं विषय बनाता हूं और उन विषयों को उठाता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फीडबैक अगर आपसे मिले तो और बेहतर होगा। मैं अपने जो प्रसारण हैं उनको और बेहतर कर पाऊंगा, विषयों पर गंभीर समझ रख पाऊंगा और विषयों को गंभीरता के साथ आपको समझा पाऊंगा। क्योंकि देश और दुनिया में मैंने काफ़ी कुछ पिछले 32 सालों के दौरान घटते हुए देखा है और हर बड़ी घटना की मैंने लाइव रिपोर्टिंग की है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। मैंने आपको बताया अगले हफ्ते से मैं लाइव टाइम्स पर आपको दिखना शुरू हो जाऊंगा और मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि वहां भी आप इसी तरह से मुझे प्यार और सम्मान देंगे। लेकिन यूट्यूब पर मेरा ये प्रसारण और यूट्यूब का मेरा ये चैनल लगातार जारी रहेगा। कुछ मैं उसमें आइटम्स लाइव टाइम्स के दूंगा और कुछ मैं अपने आइटम्स भी दूंगा, जिसके आधार पर आप जो है ये पता लगा सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि आपको मेरा ये ब्रॉडकास्ट कैसा लगा, आपको मेरा यह प्रसारण कैसा लगा। तो आइए जासूस नंबर 1 पर आते हैं। ये जासूस नंबर 1 कौन थी? ये जासूस नंबर 1 और कहीं नहीं थी बल्कि भारतीय विदेश सेवा की एक अधिकारी थी। और इस अधिकारी ने भारत के साथ गद्दारी करना तब शुरू किया जब वो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अंदर काम करा करती थी। अब आपको लगा होगा कि भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी कैसे ये भारतीय उच्चायोग के अंदर काम करते हुए आईएसआई की मदद कर रही थी। अब देखिए, ऐसा ही होता है ना सर, वो इश्क जो है जिसको कहा जाता है इश्क जो भी करा ले जाए वो कम है। अब यहाँ पर माधुरी गुप्ता इश्क के चक्कर में पड़ गई थी। माधुरी गुप्ता की उम्र 52 वर्ष की थी और 52 वर्षीय माधुरी गुप्ता उस वक्त अपने से आधी उम्र के एक लड़के जमशेद के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। और मैं आपको बता दूं, आईएसआई के जो एजेंट है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से चलाता है, जो पाकिस्तान की दुनिया में सबसे ज़्यादा साजिश करने वाली खुफिया एजेंसी हो, 9/11 से लेकर लंदन बमिंग से लेकर 26/11 से लेकर पार्लियामेंट अटैक तक, सबके तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आईएसआई भारत के लोगों को खास तौर से इस भ्रमजाल में फंसाता है, देश के खिलाफ उनके अंदर गुस्सा पैदा करता है और इस गुस्से का फायदा उठाता है ताकि दस्तावेजों को लिया जा सके और दस्तावेजों को लेने के बाद जो है एक ऐसा एसेट डेवलप किया जाए हिंदुस्तान के सिस्टम के अंदर जिसको कभी टैप ना किया जा सके या जिसको कभी पकड़ा ना जा सके। माधुरी गुप्ता पकड़ी गई। अब माधुरी गुप्ता ने ऐसी क्या हरकतें की या हमारी खुफिया एजेंसियां किस तरह से अलर्ट थी, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन माधुरी गुप्ता की कोई आम और आसान पढ़ाई लिखाई नहीं थी। माधुरी गुप्ता देश के और दुनिया के सबसे प्रमुख इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की छात्रा रही। माधुरी गुप्ता पढ़ने में हमेशा से तेज थी और माधुरी गुप्ता जो है वो जेएनयू में पढ़ने के दौरान उसने भारतीय विदेश सेवा की एक परीक्षा दी, यूपीएससी का ग्रुप बी दिया और इसके साथ ही वो भारतीय विदेश सेवा के अंदर ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं। देखिए, 2 तरह के ऑफिसर्स होते हैं, एक वो आईएफएस जो सीधे आईएएस से चुने जाते हैं, आईएफएस के अंदर जाते हैं, एक वो ऑफिसर्स होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले होते हैं। आईएएस के बाद यानी मेन यूपीएससी के बाद ग्रुप बी और ग्रुप सी की परीक्षाएं होती है। माधुरी गुप्ता ने इसी में से ग्रुप बी की परीक्षा दी और ग्रुप बी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वो फर्स्ट सेक्रेटरी बन गई। फर्स्ट सेक्रेटरी कहाँ बनी? वो फर्स्ट सेक्रेटरी बन गई भारत के इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग पे। वो प्रेस और पब्लिक रिलेशन का काम देखती थी और ये एक महत्वपूर्ण काम होता है। और एक ऐसा देश जिसे आप ये कहते हैं कि ये तो हमारा दुश्मन देश है, वहाँ के उच्चायोग के अंदर इस तरह की पोस्टिंग हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ये मामला ठीक ठाक चलता रहा, ये कामकाज ठीक ठाक चलता रहा। ये 2000 के शुरुआती दिनों की बात है। 2000 के शुरुआती दिनों
में माधुरी गुप्ता ने ये पोस्टिंग इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग के अंदर ली थी और वहाँ उनका ये कामकाज चलता रहा। लेकिन ऐसा होता है ना, बीच बीच में कोई एक मुलाकात आपके जीवन के नज़रिए को बदल देती है। वो मुलाकात क्या थी, उस मुलाकात के बारे में मैं बताऊंगा। एक पार्टी के अंदर या एक इंटरेक्शन के अंदर जो है किससे मुलाकात होती है, माधुरी गुप्ता की मुलाकात होती है जमशेद से। तो 2007 में माधुरी गुप्ता ने यह पारी शुरू की थी और उसके कुछ महीनों बाद ही उसकी मुलाकात एक पार्टी के अंदर जमशेद उर्फ जिम से होती है। जमशेद और जिम से माधुरी गुप्ता की नजदीकियां बढ़ने लगती है। जमशेद और जिम के बारे में बाद में यह मालूम पड़ता है कि जमशेद जो है ISI का एक ट्रेंड एजेंट था। ट्रेंड एजेंट का मतलब क्या होता है, न केवल वो ISI के लिए काम करता था, ISI के लिए खुफिया जानकारियां इकट्ठा कराता था, बल्कि उसका मैंडेट ये भी होता था कि वो ऐसे लोगों से मिले जो पैसे के लालच में या किसी और काम के लालच में या प्यार के लालच में, जिसे हम कहते हैं ना लड़कों के लिए हनी ट्रैप, ये उसी तरह का रिवर्स हनी ट्रैप का मामला था या हनी ट्रैप का ही मामला था, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो जमशेद ने एक एक करके माधुरी गुप्ता से दोस्ती बढ़ाना शुरू की। माधुरी गुप्ता और जमशेद की बातचीतें अब रोजाना होने लगी थी। माधुरी गुप्ता की एक दिक्कत थी, माधुरी गुप्ता भारत सरकार से इस बात के लिए नाराज थी कि भारत सरकार ने उसकी तयशुदा छुट्टी कैंसिल कर दी थी। इसके अलावा उसके कुछ नाराजगी वेतन और भत्ते को लेकर थी। जब व्यक्तिगत बातचीत में इन तमाम बातों का खुलासा किया ISI के इस ट्रेंड हैंडलर जमशेद के सामने माधुरी गुप्ता ने, तो ISI को और जमशेद को इसमें एक अवसर दिखाई दिया। उसने ISI के बड़े अधिकारियों से बात की और पाकिस्तान के भारत के इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग में ISI का एक जासूस बैठे, इससे बड़ी और अच्छी बात ISI जैसे घटिया काम करने वालों के लिए और क्या हो सकती है। ऐसे हालात में क्या होने लगा, ऐसे हालात में होने ये लगा कि धीरे धीरे जमशेद से वो सूचनाएं, जमशेद माधुरी गुप्ता से कई सारी सूचनाएं लेता और कई सारी सूचनाएं लेने के बाद उसके ISI के जो आका थे उन तक पहुंचा देता। जानकारी के हिसाब से माधुरी गुप्ता ने जो है वो किससे जुड़ी जानकारी दी, IB से जुड़ी जानकारी दी, RAW से जुड़ी जानकारी दी, अपने एसेट्स के बारे में जानकारी दी। किसी भी देश के लिए ये जानना बेहद जरूरी होता है कि उसके देश में रहकर भारत के लिए जासूसी कौन कर रहा है, और इसमें से ज़्यादातर जानकारी जो है एम्बेसी के पास उपलब्ध कई बार होती है और कई बार नहीं भी होती है। लेकिन छोटा सा छोटा कागज भी उनका उच्चायोग से बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है वो बेहद संवेदनशील है। भारत और पाकिस्तान अभी तक 4 युद्ध लड़ चुके हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में आज तक ये उच्चायोग चला आ रहा है। तो दोनों को लगता है कि बातचीत की संभावना भी जारी रहनी चाहिए और एक कूटनीतिक संवाद भी बना रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर अपनी नापाक चालों को अंजाम देने के लिए इस तरह की घटिया हरकतें करता रहता है। तो माधुरी गुप्ता से एक एक करके जमशेद को जानकारियां मिलने लगी। लेकिन माधुरी गुप्ता का जमशेद के लिए प्यार यहाँ नहीं रुका। वो तो चाहती थी कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले और जमशेद के साथ जाकर टर्की में बस जाए। उसने इस बात का सपना देख रखा था, उसने इस बात का प्लान बना रखा था। लेकिन इसी बीच होता क्या है, इसी बीच होता ये है कि जमशेद से माधुरी गुप्ता के संबंधों की जानकारी जो खुफिया टोह लेते हैं ऐसे अधिकारियों को पाकिस्तान में जो भारत का उच्चायोग है उसके अंदर लग जाती है। ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में आनन फानन में माधुरी गुप्ता के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको नोट किया जाने लगता है। इन मूवमेंट्स को नोट किए जाने के साथ साथ क्या किया जाने लगता है, इन मूवमेंट्स को नोट किए जाने के साथ साथ आगे क्या होता है, आगे जो है उस पर कड़ी नजर रखी जाती है। अब माधुरी गुप्ता जासूस है या नहीं है, इसके लिए एजेंसीज को सबूत की ज़रूरत थी। सबसे पहले ये भी ज़रूरत थी कि माधुरी गुप्ता तक इस तरह की जानकारी ना पहुंचे ताकि माधुरी कहीं सतर्क ना हो जाए। लेकिन उसके बाद विदेश सेवा के अधिकारियों को भी इस जांच के बारे में नहीं बताया गया। इस जांच के अंदर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के कुछ सर्वोच्च अधिकारी शामिल थे। भारतीय विदेश सेवा के किसी भी अधिकारी को इस जांच की जिम्मेदारी नहीं दी गई और माधुरी गुप्ता के पास एक एक करके कुछ संवेदनशील जानकारियां पहुंचाए जाने लगी जो बेसिकली गलत थी। माधुरी गुप्ता जो है इन तमाम जानकारियों को भी देती रही जमशेद को, और जब तक वो जमशेद के पास देती रही तब तक जमशेद जो है एजेंसीज बार बार ये कंफर्म करती रहीं
कि जमशेद को जानकारी नंबर ए दी गई है, यानी हमने ये फॉल्स जानकारी जमशेद तक उपलब्ध कराई है, इसको क्रॉस चेक किया गया, उसके बाद माधुरी पर एक बार फिर शक पुख्ता होता है। ऐसे माधुरी गुप्ता से 2-3 जानकारियां दिलवाई गई हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, ताकि वो इसको जमशेद तक पास ऑन करे, सुरक्षा एजेंसियां इसको ट्रैक करें और ट्रैक करने के बाद माधुरी गुप्ता के पास के ऊपर कार्रवाई कर ली जाए। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह था कि माधुरी गुप्ता थी इस्लामाबाद के अंदर, माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद में अपना काम कर रही थी, माधुरी गुप्ता की गिरफ्तारी हो तो कैसे हो? अगर पाकिस्तान में गिरफ्तारी होती तो भारत की कितनी बदनामी होती, आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फिर एक प्लान बनाया जाता है और ये प्लान फुल प्रूफ होता है। 2010 में माधुरी गुप्ता को कहा जाता है कि सार्क की बैठक की तैयारियों के लिए उसे दिल्ली आना है और दिल्ली आने के लिए उसे आमंत्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको इन तैयारियों के लिए दिल्ली आना है। माधुरी गुप्ता यहाँ पर आती है, आनन फानन में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद कड़ाई से उससे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आती है। अब माधुरी गुप्ता की गलती क्या क्या थी? एक तो ये कि उसका अपने देश के साथ किसी भी तरह का उसको देश की कुछ बातें पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे में वो इन बातों को किसी गैर मुल्क के इंसान से क्यों शेयर कर रही थी? दूसरा, उसने जमशेद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। तीसरा, वो एक ऐसे इंसान के प्यार के चक्कर में पड़ गई जो आईएसआई का हैंडलर था। चौथा, माधुरी गुप्ता को बहुत अच्छी तरह पता था कि मैं एक के बाद एक जानकारी देते जाऊंगी तो मैं इस ट्रैप में फंस जाऊंगी, लेकिन माधुरी गुप्ता ने इस ट्रैप में फंसना कबूल किया। चौथा, वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती होगी कि जितनी जानकारी मैं दूंगी उतनी जानकारी से भारत के लिए गद्दारी ही होगी, लेकिन वो ये गद्दारी लगातार अपने प्यार के चलते करती रही। ज्योति मल्होत्रा का केस हमने देखा ना, ज्योति मल्होत्रा के केस में क्या था? ज्योति मल्होत्रा के केस में कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ यात्राओं के जो जिसको कहते हैं कुछ यात्राओं के स्पॉन्सर पाने के लिए, कुछ यात्राओं में पैसा ना खर्च करना पड़े, एयर टिकट ना लेना पड़े, वीजा मिलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं, इसलिए ज्योति मल्होत्रा ने यह सब काम किया। लेकिन माधुरी गुप्ता ने अपने प्यार के कारण किया। माधुरी गुप्ता को इसके बाद भारत लाया गया, उनको विदेश सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने के बाद माधुरी गुप्ता पर बाकायदा मुकदमा चला। माधुरी गुप्ता पर मुकदमा चलने के बाद उनको 3 साल की इस पूरे मामले में सजा हुई, क्योंकि माधुरी दीक्षित के माफ कीजिएगा माधुरी गुप्ता के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट है, वो माधुरी गुप्ता के खिलाफ डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के अंदर प्रूव होने लायक उसके खिलाफ डॉक्यूमेंट थे। तो माधुरी गुप्ता की ये जो बात हुई है, ये जो पूरा का पूरा किस्सा हुआ है, ये बताता है कि पाकिस्तान कैसे कैसे हथकंडे रखकर भारत से जुड़े लोगों को अपने पक्ष में तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम तो वो कहते हैं ना कि जिस देशभक्त के रगों में देश के लिए जिस देशभक्त के रगों में देश के लिए लहू ना दौड़ रहा हो, वो देशभक्त कैसा हो सकता है? मैं मानता हूँ माधुरी गुप्ता एक अपवाद थी और ऐसे लोग अपवाद ही रहेंगे। ज्योति या जो 1 दर्जन लोग पकड़े गए हैं, ये अपवाद ही रहेंगे। लेकिन भारत का हर सशक्त प्रहरी जो है, ऐसी माधुरी गुप्ताओं के खिलाफ समय समय पर खड़ा होता रहेगा। हमारे जाबाज सैनिक भी खड़े होते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, थोड़े से लालच, थोड़े से पैसे, थोड़े से व्यूज, थोड़ी सी क्रेडिट, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में आप किसी आईएसआई जैसी शातिर एजेंसी के जाल में न फंस जाएं, क्योंकि आजकल जो वॉर हो रही है वो इंटरनेट पे हो रही है, वो सोशल मीडिया पर हो रही है। इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, सावधान। आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आप अपना व्लॉग बनाते बनाते कुछ ऐसी जानकारियां तो नहीं मुहैया करा रहे हो जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, जिसको देखने के बाद कोई एक आतंकवादी हमला कर सकता हो। चलते चलते ये भी बता दूं कि 2021 में माधुरी गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद राजस्थान के एक गांव में निधन हो गया। इस कहानी की तो समाप्ति हो गई, लेकिन देखना अभी ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस देश के अंदर अभी भी कितने गद्दार हैं।